हेलो लिसनर्स, इस बार फिर मैं लाई हूँ आप सभी के लिए अकबर और बिरबल की कहानी। एक सेठ होते हैं जो कि बहुत ही कंजूस प्रवृत्ति का होता है। वो कहता है अपने कारीगरों से, हद होती है तुम लोगों की, जानवरों के खाने पीने में तुमने 21 सोने की मोहरें खर्च कर दी। और दूसरे को बोलता है कि तुमने खेतों में ऐसा क्या लगवा दिया कि 15 सोने की मोहरें खर्च हो गई। तब वो कहते हैं कि मालिक जानवरों को भरपूर चारा नहीं खिलाएंगे तो सुबह शाम वह दूध कैसे देंगे, और खेतों में गोबर खाद घर से जाते हैं, खेत पर पहुंचाने के लिए मजदूरों को भी तो मजदूरी देनी पड़ती है। मालिक, यदि तुम दोनों ने अपना थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होता तो इतनी फिजूल खर्ची नहीं होती। रमेश जी, आज से गाय भैंसों को चराने के लिए आप जंगल में जाओगे, इससे चारे का खर्च बचेगा और जंगल में जानवरों का जो भी गोबर इकट्ठा होगा उसे वापस आते हुए रामलाल को खेतों पे दे देना। ऐसा करने से घर से खाद लेकर जाने के लिए मजदूर पर लगने वाला खर्च बच जाएगा। अब तुम दोनों जा सकते हो। तब वो दोनों कारीगर बात करते हुए कहते हैं कि इससे पहले हमने इस तरह का कंजूस सेठ कभी नहीं देखा था। तभी उस सेठ की पत्नी आ जाती है और कहती है कि मुझे 2 सोने की मोहरें चाहिए। तब सेठ जी कहते हैं 2 सोने की मोहरें, वो किस लिए? वो कहती हैं कि रसोई का सारा सामान खत्म है, वही लाना है। तब सेठ कहते हैं कि मेरा प्रश्न यह है कि इतना खर्च क्यों, जबकि सब्जियां तो हमारे ही खेतों से आती हैं। रसोई सिर्फ सब्जियों पे नहीं चलती रोहन के बापू, बहुत कुछ लगता है। नहीं नहीं, ये सब नहीं चलेगा, खर्चे कम करो। तुम चाहे एक वक्त का व्रत रख लो, लेकिन महीने भर में रसोई का खर्च 1 सोने की मोहर से अधिक नहीं होना चाहिए। समझ गई ना तुम? ओ, तभी उन्हें एक आवाज आती है। वो दोनों आवाज की दिशा में भागते हैं। हे भगवान, इसने तो सब तोड़ दिया। आज घी की हांडी तोड़ी है, कल चादर फाड़ी थी तूने, और कितना नुकसान करेगा तू मेरा। अब नई हांडी खरीदनी पड़ेगी। तब सेठ कहता है कि हांडी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं। हांडी खरीदनी है तो पहले घी बनाकर बाजार में बेचो और उससे जो पैसा आएगा उसी से हांडी खरीदना, और तब तक हम सब सूखी रोटी खाकर ही गुजारा कर लेंगे। तब उसकी पत्नी कहती है कि इस तरह पेट काट कर खर्च करने से अच्छा होगा कि आप रोहन के लिए एक अच्छा अध्यापक खोजिए जो इसे सही और गलत की परिभाषा समझा सके। तब सेठ कहते हैं तो तुम समझाओ ना, धन खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब उसकी पत्नी कहती हैं कि इस उम्र में बच्चों को माता पिता की नहीं बल्कि अध्यापक की सीख की आवश्यकता होती है। उनके बापू कंजूसी में बच्चे को मत बिगाड़िए। तब अकबर और बीरबल का दरबार लगता है और अकबर बीरबल से कहते हैं, प्रणाम। आइए बीरबल, दरअसल हम आप ही का इंतज़ार कर रहे थे, इनसे मिलिए। ये है हमारे मित्र दूनी चंद जी। नगर के आखिरी छोर पर इनका मकान है। इन्हें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक अच्छे और समझदार अध्यापक की ज़रूरत है। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा अध्यापक हो तो बताइए। तब बीरबल कहते हैं, जी जहाँपना, मेरी नज़र में बहुत ही अच्छा अध्यापक है। मैं उन्हें कल ही दूनी चंद जी के घर भिजवा देता हूँ। बहुत अच्छे बीरबल, हमें आपसे यही उम्मीद थी। एक दिन सेठ हिसाब लिख रहा था, तभी बालक से स्याही की बोतल धुल जाती है। ओह, ये क्या किया नालायक, पूरे हिसाब किताब पर स्याही फेर दी तूने, कुर्ता भी मेरा खराब कर दिया। मैं फिजूल खर्ची बचाने में लगा हूँ और तो नुकसान पे नुकसान कर रहा है। ठहर तू। तब उसका बच्चा कहता है कि गलती आपकी है। जब आपको पता है कि मैं यहाँ खेलता हूँ तो आपको यहाँ बैठना ही नहीं चाहिए था। तभी अध्यापक आते हैं और कहते हैं, नहीं बेटा, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। तब सेठ जी कहते हैं, जी आप? तब अध्यापक कहता है, मेरा नाम परमानंद है। दूनीचंद जी, मुझे बीरबल जी ने आपके बेटे को पढ़ाने के लिए भेजा है। अच्छा, तो आप हैं अध्यापक, और आपको जिसको पढ़ाना है वह बहुत नुकसान करता है मेरा, और आप ही के सामने खड़ा है। तब अध्यापक कहते हैं, बच्चे शरारती होते हैं दूनीचंद जी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आज से यह आपके नुकसान का कारण ना बने। तो ठीक है, मैं आपको 1 महीने में 1 सोने की मोहर पर रखता हूँ। इस दौरान आपका भोजन पानी हमारी तरफ से ही होगा। क्या आपको ये स्वीकार है? जी स्वीकार है। तब बच्चा कहता है, किंतु मुझे स्वीकार नहीं, मुझे अभी पढ़ना नहीं, खेलना है।
यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे माता पिता और मित्र तुम पे गर्व करें तो इस बात का ध्यान हमेशा रखना कि प्रत्येक कार्य का एक सही समय होता है। खेल के समय खेल और पढ़ाई के समय पढ़ाई होती है। तब बच्चा कहता है कि मतलब अगर मैं समय से पढ़ाई कर लूँगा तो आप मुझे खेलने देंगे? तब अध्यापक कहते हैं बिल्कुल, खेल कूद करना तो बच्चों का अधिकार है। ऐसा है गुरुजी, तो आप अभी मुझे पढ़ा दीजिए, मैं फिर खेल लूँगा। तब वो कहता है पिताजी, क्या मैं खेलने के लिए बाहर जा सकता हूँ? तब सेठ जी कहते हैं अवश्य पुत्र, बहुत अच्छे। परमानंद जी, आपने तो हमारा बिगड़ेल बच्चा एकदम संस्कारी बच्चा बना दिया। यदि आपको मेरी मेहनत दिखाई दे रही है धुनीचंद जी, तो कृपया 3 महीने से रोका हुआ मेरा मेहनताना मुझे दे दीजिए। मुझे कहना तो नहीं चाहिए गुरुजी, पर आप ज़रूरत से ज़्यादा ही खाते हैं। आपके मेहनताने से ज़्यादा तो मैं आपको खाना खिला चुका हूँ, और अगर हिसाब छोड़ने बैठूँ तो मुझे आपसे धन लेना पड़ जाएगा। इसलिए जैसा चल रहा है चलने दीजिए। लेकिन सेठ जी, बहस करने में कोई लाभ नहीं होगा। परमानंद जी, आप जा सकते हैं। आपने गुरु की दक्षिणा हड़प के अच्छा नहीं किया रोहन के बापू। पैसा बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। सुनैना, तो तुम अपना काम ही संभालो। मंत्रीगण, दरबार पर आज का काम खत्म हो गया। दुहाई हो जहाँपनाह, दुहाई हो, मुझे इंसाफ चाहिए। तब अकबर कहते हैं इंसाफ चाहने वाले पहले अपना परिचय तो दीजिए। तब बीरबल कहते हैं जहाँपनाह, मैं इन्हें जानता हूँ, ये परमानंद जी हैं। मैंने इन्हें आपके मित्र दुनीचंद जी के पास उनके बेटे को पढ़ाने के लिए भेजा था। अकबर कहते हैं कहिए परमानंद जी, आपको किस बात का इंसाफ चाहिए? तब अध्यापक कहते हैं जहाँपनाह, मैंने पूरी ईमानदारी से दुनीचंद जी के बेटे को पढ़ाया, परंतु 3 महीने बाद भी वह मुझे मेरा मेहनताना नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसा किया तो दुनीचंद जी ने बहुत गलत किया है। सैनिक, दुनीचंद जी को जल्दी से जल्दी दरबार में हाजिर किया जाए। प्रणाम जहाँपनाह, आप हमारे मित्र हैं। हमारे कहने पर ही बीरबल ने परमानंद जी को आपके घर आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए भिजवाया था, लेकिन आपने 3 महीने के बाद भी इन्हें इनका मेहनताना नहीं दिया। हम इसका कारण जानना चाहते हैं। तब सेठ जी कहते हैं कि दरअसल बात यह है कि जहाँपनाह, परमानंद जी खाते बहुत हैं। जितने का उन्होंने मेरे बेटे को पढ़ाया नहीं है, उससे ज़्यादा का तो मैं इन्हें खिला चुका हूँ। ऐसी सूरत में अगर मैं इन्हें मेहनताना देता हूँ तो मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो क्या कहना चाहते हैं आप? यह तो बड़ा पेचीदा मामला है। अब तो बीरबल ही कुछ कर सकते हैं। बीरबल, हम चाहते हैं कि इस मामले को आप ही सुलझाएं। जी जहाँपनाह, दुनीचंद जी की समस्या मैं बहुत अच्छी तरह से समझ चुका हूँ जहाँपनाह, इसलिए मैं परमानंद जी की जगह इनके बेटे के लिए एक ऐसा अध्यापक का प्रबंध कर देता हूँ जो शिक्षा देने के बदले में ना तो इनसे धन मांगेगा और ना ही अन्न। इस तरह इनके नुकसान की भरपाई भी हो जाएगी। क्या आपको यह मंजूर है दुनीचंद जी? अब मुझे बीरबल का प्रस्ताव मंजूर है। परमानंद जी, आपका मेहनताना आप रखिए और आपका शुक्रिया। आपको मेहनताना दे दिया है तो मैं दूसरे गुरुजी के लेके आता हूँ। हाँ, ये लीजिए दुनीचंद जी, ये रहे दुनिया के सबसे बड़े अध्यापक गौतम बुद्ध। ये तो पूरा का पूरा ज्ञान का भंडार है। आपका पुत्र इनसे ज्ञान और शिक्षा प्राप्त करेगा तो सर्वश्रेष्ठ बन जाएगा, जिसके लिए न तो ये दक्षिणा लेंगे और न ही आपका अन्न खाकर आपका नुकसान करेंगे। तब सेठ को महसूस होता है कि उसने बहुत गलती की है और वह दरबार में माफ़ी मांगता है और कहता है कि नहीं नहीं, अब मैं समझ चुका हूँ कि कंजूसी करने से मतलब नहीं है, और शिक्षा तो जीवित इंसान ही दे सकता है, और उसको गुजारा करने के लिए, उसको अपना घर चलाने के लिए मेहनताने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं परमानंद जी को 2 सोने की मोहर 1 महीने के दाम पे रखता हूँ। और मैं अकबर आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके दरबार में बीरबल बहुत ही बुद्धिमान है और ये आपने इनको रख कर बहुत अच्छा किया है। तब बादशाह अकबर कहते हैं हाँ, इसमें तो कोई भी दो राय नहीं है।